हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी इनके बारे में बात की थी। तो हम इस चैप्टर का फिलहाल रिविजन कर रहे थे, जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, सेम सेटअप हमने लगाया, लेकिन इस बार हमने कर दिया कैथोड को परफोरेटेड, एनोड की जगह कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। तो एनोड से जो है रेज हमें देखने को मिली जो जा रही थी कैथोड की तरफ। एनोड से रेज आ रही थी, यानी कि वो रेज कैसी होंगी, पॉजिटिवली चार्ज। और किसकी तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं, यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो वो रेज कैसी होंगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होंगी। चलिए यहाँ पर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो कैथोड की जो रेज हैं इनको कैनाल रेज भी कहा गया। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज थी वो कर रही थी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। ये भी क्या है, ये भी किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए। इसमें भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। रेज तो दिख रही हैं, लेकिन क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। ये आयनाइज कर सकते थे गैस को, ये आयनाइज कर रहे थे गैस को। दे कैन हीट ऑब्जेक्ट दैट दे हिट। तो ये भी क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे थे जिसको ये हिट कर रहे थे। जिस ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे उसको हीट करेंगे। तो ऐसा ये भी कर रहे थे और कैथोड रेज भी कर रही थी। चार्ज बाय मास रेशियो पार्टिकल डिपेंड कर रहा था किस पे, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। जो भी गैस, तो वैसे हम बहुत लाइट गैस ही ले रहे थे, हैवियर गैस नहीं ले रहे थे। तो जो गैस प्रेजेंट थी कैथोड रे ट्यूब पर, उस पर डिपेंड ये कर रहा था। जबकि कैथोड रेज में जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, वहां पर ये डिपेंड नहीं कर रहा था। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल हमें मिला हाइड्रोजन से, जिसे हमने कहा प्रोटॉन। क्या कहा गया, प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी सेम वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा, वैसे ही आपने इसको भी हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, अपने पहले लेक्चर्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें, ये तो सेम ही है सब में, चार्ज बाय मास रेशियो। प्रोटॉन की अगर हम चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। तो प्रोटॉन का जो मास है, अगर हम मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा कम होता है। सॉरी, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है। चलिए देखिए इसे। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता है, लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। 2000 गुना, देखो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी चल सकता है, लेकिन 2000 गुना तो काफी ज्यादा एक अमाउंट हो गई, है ना, काफी ज्यादा क्वांटिटी हो गई। तो प्रोटॉन का जो मास है वो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। और मास बना हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम नेग्लेक्ट कर देते, इतना कम वो होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, लगभग कितना, 1837 टाइम्स, ठीक है, 1837 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, यानी कि इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन थे। मॉडिफिकेशन ये थे कि कैथोड रे ट्यूब इज नॉट इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विद गैस। होल वाज क्रिएटेड इन कैथोड। कैथोड में होल क्रिएट किया गया, जेडनस स्क्रीन लगाई गई, वही हमारी जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, क्या ग्लो देखा गया, जिससे इंडिकेट हो रहा था कि पार्टिकल कैसे चार्ज रहे। ठीक है, जैसे अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो, यानी कि उसका कोई चार्ज, ना वो पॉजिटिवली चार्ज है ना वो नेगेटिवली चार्ज है। चलिए, तो चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड करता है गैस पर, नेचर ऑफ गैस पर, कि गैस का नेचर कैसा है। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था। ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे क्या पता चलता है कि ये है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। तो ये मास ऑफ पार्टिकल जो है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं था, वो डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट था इन सबकी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो कि हाइड्रोजन, और हमें मिलता है प्रोटॉन। चलिए यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई चैडविक द्वारा, कैसे, बॉम्बार्डिंग से, थिन शीट पर बॉम्बार्डिंग की गई, बेरिलियम के थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग से। ठीक है, अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो चार्ज है 0। मास तो किसके बराबर है, लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट n से किया जाता है। इट्स मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा होता है। 1842 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ये 1842 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो कितना ज्यादा हैवियर है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, क्या हम कह सकते हैं कि कितना कम मास इलेक्ट्रॉन का है। बाकी यहाँ पर टेबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके एब्सोल्यूट चार्ज दिए गए हैं। देखो आपको दो ही चीजें याद करनी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन का चार्ज भी आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज आपको मास याद कर लेने हैं बस। ठीक है, मास में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो मास में भी आपको क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम, 9.1 × 10⁻³ kg। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.6 × 10⁻27 kg। ऐसे आप याद कर लेंगे। अप्रॉक्स अगर हम चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज की बात करें, तो प्रोटॉन्स का होता है +1, न्यूट्रॉन्स का है 0 और इलेक्ट्रॉन्स का होता है -1। इस तरीके से आप याद कर सकते। तो ये टेबल आप देख लीजिए एक बार। चलिए, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने कहा कि बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई, जिससे हमें न्यूट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है ये न्यूट्रल है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सभी पार्टिकल का मास, चार्ज देख लिया था कि मास क्या है, चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, ठीक है, अप्रॉक्स मास क्या है। चलो बाकी ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, समरी हमने देख ली थी, यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिजेंबल कराया वाटरमेलन से, यानी कि उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो रिजेंबल करता था वाटरमेलन से। जैसे वाटरमेलन आपने देखा होगा, है ना, आजकल गर्मियां हैं, सभी वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं। तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट था, उन्होंने कहा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो उसपे सीड्स हैं, ब्लैक कलर के सीड्स एम्बेडेड हैं, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए, तो सीड क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन, और ये जो रेड जूसी पार्ट है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन। लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन की न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को, एटम की न्यूट्रलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका कहना था एटम में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, जैसा आपको दिख रहा है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें एम्बेडेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे ये क्या शो करता है, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को। फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना ये अल्फा स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो दिया। यहाँ पर क्या था, हमने लिए एक थिन गोल्ड शीट, गोल्ड की एक थिन फॉइल, थिन शीट, बहुत ज्यादा थिन, ठीक है, लगभग 1000 एटम थिन, इतनी थिन ये शीट थी, एक पेपर से भी ज्यादा थिन थिन, और इसके पीछे लगा दी गई इस तरीके से फ्लोरोसेंट स्क्रीन। पास में था यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई, और यहाँ से काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की गई। अब क्या ऑब्जर्व किया गया, जब यहाँ से जब यहाँ से पार्टिकल की स्कैटरिंग की गई तो देखा गया कि जो जेड एंड स्क्रीन थी, बाद में जो ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन क्या थी, कुछ पार्टिकल थे जो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे।
कुछ पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और बहुत कम, लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वापस आ रहे थे। यानी कि एटम के बीच में कुछ तो ऐसा है जिससे पार्टिकल क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं टकरा करके, और कुछ ऐसा है जिससे पार्टिकल टकरा करके डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पूरे एटम में नहीं है, है ना, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहे थे। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो फ्यू एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहे थे। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बैकवर्ड को डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसका कंक्लूजन हम अभी देखेंगे कि क्या कंक्लूजन आया इसका, कि ऐसा क्यों हो रहा था, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखो कैसा देखने को मिला, कुछ पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, डिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। पार्टिकल ऐसे हैं, आप देख पा रहे हो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर रहे हैं से, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो बाउंस बैक कर रहे हैं। तो देखो थॉमसन मॉडल तो ये कहता था, लेकिन अगर पार्टिंग की जाएगी तो ऐसे रेज तो जाएंगी नहीं सीधे, क्योंकि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा। चलो तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यही कह रहा था कि ज्यादातर जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और बहुत कम ऐसे हैं जो बाउंस बैक कर रहे थे। इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, इसको ये हमारे आगे काम आने वाला है। चलिए तो ऐसा क्यों था, कंक्लूजन क्या है, एटम्स हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। इससे कंक्लूजन क्या आया कि जैसे आप इसको ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है कि एटम के पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, बीच में क्या है, एक डेंस न्यूक्लियस है जिस पर पार्टिकल टकरा करके डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे और बाउंस बैक भी कर रहे थे। लेकिन बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक कर रहे थे और कम ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी कि ये जो बीच में जो डेंस न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसने बहुत कम जगह को घेरा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज एंटिटी इज प्रेजेंट एज डेंस मास एट द सेंटर। तो देखो पहला पॉइंट यही कि एटम का ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है। दूसरा, एटम्स आर पॉजिटिव चार्ज एंटिटी, इनके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है जो बीच में हम कह रहे हैं, जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज एंटिटी इज प्रेजेंट इन डेंस मास एट द सेंटर। कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है एज अ डेंस मास। डेंस मास इज वेरी स्मॉल इज नोन एज न्यूक्लियस। ये जो डेंस मास है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है, जिस वजह से इसे न्यूक्लियस कहा जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज है 10 टू द पावर -15 मीटर, और एटम का साइज 10 टू द पावर -13 एम। ठीक है, एम, ठीक है, मीटर नहीं एम। अच्छा, तो न्यूक्लियस का साइज हमने देख लिया, एटम का साइज हमने यहाँ पर देखा। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं न्यूक्लियस और एटम के साइज में, तो न्यूक्लियस अगर हम मान ले 5 किलोमीटर लंबा है ना, 5 किलोमीटर रेडियस का एक फुटबॉल ग्राउंड है, तो वो हो गया हमारा एटम, है ना, पूरा एटम हो गया। 5 किलोमीटर रेडियस का, 5 किलोमीटर रेडियस कितनी ज्यादा होती है, उसका अगर एक फुटबॉल ग्राउंड है तो कितना बड़ा होगा सर्कल में। ठीक है, और बीच में रख दी जाए एक क्रिकेट बॉल। अब वो क्रिकेट बॉल अगर हम दूर से देखते हैं तो क्रिकेट बॉल जो दिखाई भी नहीं देगी बीच में, फुटबॉल रख देंगे तो दिखाई भी नहीं देगी, इतनी छोटी वो होती है उस फील्ड के सामने। तो वह वो फील्ड क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, वो फील्ड क्या है, हमारा एटम है, और वो जो बॉल है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यही कंपैरिजन है दोनों के बीच में। चलिए, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड मास जो है वो सेंटर में है, उसे न्यूक्लियस कहा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, ऐसे सर्कल में मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस वजह से ये क्या है, हेल्ड टुगेदर है, एक साथ है। लिमिटेशंस क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया इलेक्ट्रॉन को। अगला है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे डिटेल में उसको डिस्कस हमने किया हुआ है वैसे तो पहले, ये तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं।
ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में ये नहीं बता पाए। अब आपको क्या करना है, लिमिटेशंस देख लेनी है, फिर हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात करते हैं। देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है x, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाएगा मास नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। अगर हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक नंबर के किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, जबकि जो हमारे पास मास नंबर है, ठीक है, एटॉमिक मास, सॉरी क्या बोल रहे हैं जिसको हम मास ही बोलेंगे, है ना, जो एटॉमिक मास है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मास नंबर। प्रोटॉन किसके बराबर है, Z के बराबर है। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमने यहाँ चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चार्ज्ड स्पीशी है, चार्ज्ड भी दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है जिसको हम एनायन कहते हैं। अगर कोई कैटायन और एनायन है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, यहाँ पर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। और कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, तो जो हमने पढ़ा वही यहाँ पर है कि अगर हम मास नंबर की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेंगे। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये होते हैं प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन की बात की हमने कि न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे किसी भी न्यूट्रल एटम में। और अगर कोई कैटायन हमारे पास है, यानी कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी, जिस वजह से कैटायन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से भी छोटा होता है। वहीं अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होती है, जिस वजह से एनायन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्लियर, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।